नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया मार्च 2021 में अपने ट्रोली 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को रिवील कर चुका है और इस पर जो रशिया है वो पहले से ही काम कर रहा था। और साथ में इस बार जो यहाँ पर स्केल मॉडल जो है रिवील किया गया है वो स्केल मॉडल नहीं बल्कि एक प्रोटोटाइप है और उसे मार्च 2021 में दिखाना भी इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि रशिया उसके ऊपर पहले से ही काम कर रहा था। तो इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो आप सबको 2023 में देखने को मिलेगी और 2026 में ये मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा। और ये पूरी तरह से जो हमारा तेजस MK2 है उसकी टाइमलाइन को फॉलो करता है और रशिया भारत को इसे ऑफर करेगा। और साथ में क्या भारत इसे लेगा, क्योंकि रशिया इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉबिंग करने वाला है और भारत को क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्यों भारत को ये एयरक्राफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में आप नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसका नाम है वो आप सबको पता चल चुका है SU-75। तो देखिए दोस्तों, ये एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और सबसे बड़ी बात, हम इसमें अपने जो खुद के ऑप्शंस है अपने हिसाब से इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे हम इसमें खुद के जो रडार्स है, एवियोनिक्स है, उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और साथ में जो अपने वेपन्स है उसको भी हम इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद विदेशी एयरक्राफ्ट होते हुए भी जो हमारे खुद के सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बढ़ावा मिलेगा। तो हम अपने सिस्टम को अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं और साथ में जो हम चेंजेस चाहते हैं वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं, जबकि यही सेम चीज़ हम जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है उसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो रशिया का ये एयरक्राफ्ट है इसके साथ हमें काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाती है कॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, रशिया इसका जो प्राइस है उसे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रखने वाला है। तो रशिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट है उसके लिए इसकी जो प्राइस है उसे 25 से 30 मिलियन US$ तक रखा जाए। तो इसमें जो आप 4th जनरेशन के जितने भी एयरक्राफ्ट है, जिसमें आप तेजस को ले लीजिए, JF-17 को ले लीजिए, माफ़ कीजिएगा वो तो एक जो है स्पेस क्राफ्ट है, और इसके बाद TA-50 है, या जितने भी 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, कोई भी इतनी कीमत में आपको अवेलेबल नहीं होगा। हालांकि दोस्तों ये पॉसिबल तो नहीं है कि इतनी ज़्यादा जो कॉस्ट है वो इसकी रखी जाए, तब भी अगर ये 50 मिलियन US$ में भी पड़ता है तब भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आपको इतनी कॉस्ट में नहीं मिलेगा। और साथ में जो ये एयरक्राफ्ट है ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा, तो इससे इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी और इसमें जो इसडेलिक 30 इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा और साथ में उसकी जो सर्विस लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो रशिया ने उसमें काफ़ी सारे जो इश्यूज़ है उसे सॉल्व किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो बजट है उसके लिए भी एकदम से सही रहेगा और साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। और इसके बाद जो रशियन एयरक्राफ्ट है उसको हम लंबे समय से जो है ऑपरेट करते आ रहे हैं, तो ऐसे में भारत के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इन्हें ऑपरेट करने का भी और साथ में इन्हें मेंटेन करने का भी। और भारत के पास पहले से ही सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रशियन एयरक्राफ्ट के लिए वो मौजूद है। आप देखिए, हमने राफेल खरीदे जो कि पहला एक वेस्टर्न विमान था भारत के लिए। हालांकि हम इससे पहले जैगवार्स को भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन राफेल एक नया एयरक्राफ्ट था तो उसके चलते उसकी जो कॉस्ट है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से यहाँ पर सेटअप करना पड़ा है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एडवांटेज दिलाएगा भारत को, वो है एक्सपीरियंस। तो देखिए दोस्तों, भारत 5th जनरेशन के एमका को बना रहा है, लेकिन ये लगभग 8 सालों तक हमारे पास नहीं होने वाला है और इसी के चलते इंडियन एयरफोर्स लगभग अब भी 8 साल के लिए जो है वेट करेगी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। तो अगर हम इस एयरक्राफ्ट को ले लेते हैं तो हमें पहले से ही जो एक्सपीरियंस है वो हो जाएगा कि कैसे एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मेंटेन करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स और अगर हमारे पास जो वर्कर है उनके पास पहले से ही 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का जो एक्सपीरियंस है वो मौजूद होगा, तो हमें इससे एमका में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, कैसे उसे मेंटेन करते हैं। हमारे वर्कर और इंडियन एयरफोर्स के पास सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो नहीं तो जब तक एमका नहीं आता है तब तक हम केवल एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट को जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है उसकी स्टेल्थ कोटिंग को ऐसे जो है मेंटेन करते हैं, उसके इंजन को, वेपन बे को कैसे जो है मेंटेन करते हैं, उसका केवल हमारे पास एक आइडिया ही होगा।
तो दोस्तों इसके बाद एक और फायदा ये होगा जो कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत जैगवार एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और शायद से दुनिया में अब केवल भारत ही ऐसा देश है जो कि इन एयरक्राफ्ट को आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहा है, जिनको डेयरिंग 3 अपग्रेड भी दिया जाना था, लेकिन दोस्तों उसमें जो मिसाइल्स AESR रडार है, इंजन है, उस सब को इंस्टॉल करना था। तो भारत के पास उसका वेपन पैकेज AESR रडार एवियोनिक्स सब मौजूद था, लेकिन इंजन हमारे पास मौजूद नहीं है। और इस सब के बाद हम इस एयरक्राफ्ट को 2028 तक इस्तेमाल करने वाले थे, जिससे हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी बनी रहती। लेकिन दोस्तों अब भारत को यहाँ पर इंजन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इस कारण से हो सकता है कि अगर इसके लिए इंजन ना मिलते हैं भारत को अच्छी कॉस्ट में, तो इस एयरक्राफ्ट को 2028 से पहले ही रिटायर करना पड़ सकता है। और जितना जल्दी इन्हें रिटायर किया जाएगा तो उनकी जगह ये जो एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया का Su-75 है, ये उसकी जगह ले सकता है और हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसे बनाए रख सकता है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर फायदे थे जो भारत को हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद नुकसान या क्यों नहीं भारत को लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सरकार पहले ही जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है उसके तहत काफ़ी सारे वेपन्स को जो है उनके आयात पर बैन लगा चुकी है। तो उसमें जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट थे वे भी शामिल थे। तो इसी के चलते MMRC डील से ग्राइपिन और F-21 पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट अब इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेगी। और ऐसा तेजस Mk1A और तेजस Mk2 को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि हमारे पास खुद के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहीं पर इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके बाद जो भारतीय वायुसेना है वे भी कह चुके हैं कि वे किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मुझे भी नहीं लगता है कि वे भी अपने जो फैसला है उसको चेंज करेंगे। और ओवरऑल इस एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन रशिया ने पहले भी यही बोला था कि जो Su-57 है उसकी जो कॉस्ट है वो 45 to 50 मिलियन US डॉलर तक रहेगी, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट 80 to 100 मिलियन US तक जा पहुंची है। तो इसे 25 to 30 मिलियन US तक मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इससे भारत को जो है बजट की प्रॉब्लम भी आने वाले समय में हो सकती है, जबकि वही पैसा हम खुद के अपने एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये आने वाले समय में भारत को फेस करनी पड़ सकती है। और इसके बाद रशिया को फंडिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है, ये आप सबको पता है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर जो रूस है उसे यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और इसके अलावा भारत सोच रहा है कि 36 राफेल खरीद कर जो MMRC 2.0 है उसको स्क्रैप कर दे। तो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को खरीदना मतलब कि इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं लगता है। और ये जो एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने का यहाँ पर जो प्रथा चलती आई है उसको भारत अब खत्म करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि 36 और राफेल खरीदे और उसके बाद इसका जो है दी एंड कर दे। इसके बाद हम खुद के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हो सकता है कि भारत इस एयरक्राफ्ट के लिए ना जाए। तो दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।